कितना तेज चला रहा है। यार यू नो इट ना, आई लव इट। आज चलाने दे मेरे को। ये कभी नहीं सुधरेगा। और तेज भगा। क्या हुआ विकी? गाड़ी क्यों रोक दी? यार शायद मेरे को वो टायर पंक्चर लग रहा है। डैम इट, क्या हुआ? ये तो पंचर हो गया। शिट। कहा था मैंने कि इतने लेट नाइट को लॉन्ग ड्राइव का आइडिया ठीक नहीं है। बट यू गाइस सुनते का हो? तू चुप हो जाना यार सोनिया। अंदर स्टेपनी है? टूल बॉक्स किधर है? यार यहीं तो था। कल गाड़ी मैंने सर्विस पे दी थी तो गैरेज में रह गया शायद वो। अब क्या करें? क्या हुआ गाइस? टूल बॉक्स नहीं है। क्या? अब हम घर कैसे जाएंगे? गाड़ी आ रही है, इसको रोकते हैं। हाँ चल। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ? मैं नहीं जाऊंगी और सबसे ज्यादा ये एंजॉय कर रही है। हाँ। भाई शिवाजी फोर्ट जाने का रास्ता कौन सा है? आप यहाँ से सीधे 10 किलोमीटर जाइए, एक राइट टर्न मिलेगा, वो सीधे शिवाजी फोर्ट ही निकलता है। थैंक्स। वेलकम। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स क्यों? स्नैक्स क्यों नहीं? कैच इट। ओह थैंक यू। थैंक यू। रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी है? वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और हमारे पास टूल बॉक्स भी नहीं है। टूल किट है मेरे पास, दूं? हाँ प्लीज सर, कर दीजिए ना आप हेल्प। थैंक यू सर। थैंक गॉड, हेल्प तो मिल गई। हेल्प मिल गई, अब तू टेंशन मत ले। चल अब निकालें। मैं टायर निकालता हूँ, तू देख। हाँ फाइनली हेल्प मिल गई यार। लाइए दीजिए, मैं कर लेता हूं। मुझे छोड़ दो। हेल्प, एनीबॉडी हेल्प, बचाओ, 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 somebody help, बचाओ। And what about Shri? श्री, वो स्पेकी सन? नो वेज। वो ये क्या है? ये टिफिन? टिफिन? साक्षी क्या लाए मेरे लिए?
ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए? हाँ, ये अर्जुन के लिए। वो क्या ना, उसे बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं बिरयानी बना ही रही थी, तो क्यों ना अर्जुन के लिए भी लेके जाओ। वेरी गुड। क्या बात है? चेकबुक चाहिए। अरे इसी पे साहब आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आना हुआ बैंक? बस चेकबुक लेने आया था। ओ एक मिनट भाई, साहब की चेकबुक इशू करो तुरंत। सरकारी मुलाजिम है हमारी तरह, ETF ऑफिसर ये हैं, इसलिए शहर में हम लोग सुरक्षित हैं। सही कर रहा हूँ ना सर? देखिए हम सब अपनी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। जी तैयार है? लीजिए सर, यहाँ साइन कर दीजिए। अरे सर ये लीजिए ना। वाइस पेन। थैंक यू सर, वाइफ ने गिफ्ट दिया था। अलग ठीक है, हम पहुंचते हैं। बॉडी का टेम्परेचर देखकर लगता है मौत 7 से 8 घंटे पहले हुई होगी। I mean, रात 3 से 4 के बीच किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट से ब्रूटली पीटा गया। एंड देन पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पे गोली मारी, जस्ट टू मेक श्योर दे आर डेड। सर, इन लोगों की गाड़ी यहाँ पंचर हुई और टायर चेंज करने के लिए लोग यहाँ रुके और उस वक्त इनका कत्ल हो गया। हो सकता है कातिल की गाड़ी के टायर के निशान। इसके मोल्ड बनवा। राइट सर। लीजा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। सर, तीनों की आइडेंटिटीज पता चल गई है। विक्रम सान्याल, सागर कपूर और सोनिया पाटिल। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, मुंबई के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, घर से लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। सो गाड़ी में तीनों के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब मारने वाला पक्के इरादे के साथ और पूरी तैयारी के साथ मारने आया था। हाईवे पे लूटपाट के केसेस होना काफी नॉर्मल है और मुझे लगता है कि ये भी वैसा ही कुछ होगा। शायद उन लोग ने रेजिस्ट करना चाहा होगा और इसीलिए अपनी जान से हाथ गवा बैठे। इम्पॉसिबल।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें मारने के बाद कातिल सारी कीमती चीजों को लेकर जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक गाड़ी की चाबी को छोड़कर उन्होंने कुछ नहीं लिया। गाड़ी की चाबी चुराने के लिए कोई 3-3 कत्ल नहीं करेगा। इस नोट पे स्पीड किल्स किसने लिखा? अगर इन तीनों विक्टिम में से किसी ने नहीं लिखा तो हो सकता है ये नोट उस कातिल ने लिखा। छोटू और साक्षी, सर, इन तीनों के परिवार वालों से और दोस्तों से पता करो कि इन तीनों के कोई दुश्मन थे। और आयशा, उस क्राइम सीन पे गाड़ी के टायर के कुछ मार्क्स थे, उसका क्या हुआ? सर किसी एम्बेसडर कार के। इस शहर में जितनी भी एम्बेसडर गाड़ियां, उन सब की एक लिस्ट बनवाओ, खासतौर पे उन लोगों की जो इस हाईवे के पास रहते, और मुझे वो लिस्ट जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। कोई इन तीनों को मार के इनकी गाड़ी की चाबी ले जाता है। मगर क्यों? ओके, I'll call you back. अपडेट्स? अर्जुन, विक्टिम्स के घर वालों से पता किया है, वो तीनों काफी चिल्ड आउट किस्म के लोग थे और किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं। एक चीज और, उन तीनों में से किसी की भी हैंडराइटिंग उस नोट के हैंडराइटिंग से नहीं मिलती। मतलब ये नोट उस कातिल ने ही लिखा है। इस नोट के जरिए वो कोई मैसेज देना चाहता है। उनके कॉलेज के दोस्तों ने ये बताया कि उनका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन सर एक अजीब बात पता चली है। विक्रम, जिसकी गाड़ी थी, इसे तेज गाड़ी चलाने का बहुत शौक था और ऐसे ही गाड़ी चलाने के चक्कर में उसका कई बार चालान भी कटा था। चेक करो, क्या विक्रम की तेज गाड़ी चलाने की आदत की वजह से किसी को परेशानी हुई? कभी उसका एक्सीडेंट हुआ कि उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाया? You're right, sir. मैंने चेक किया है। आज से करीब 3 महीने पहले विक्रम, सागर और सोनिया एक कार में ट्रैवल कर रहे थे और एक संदीप नाम के आदमी के साथ वो टकरा गए। 3 दिन बाद संदीप की हॉस्पिटल में मौत हो गई। तीनों पे आज भी वो केस चल रहा है। मरने वाले के फैमिली में कौन कौन था? एक बड़ा भाई। बुलाओ उसे, क्योंकि उसके पास इन तीनों को मारने का एक मोटिव भी था। और हाँ, वो एम्बेसडर कार ओनर्स की लिस्ट का क्या हुआ? सर वो रेडी हो रही है, तैयार होते ही आपको देती हूँ। जल्दी। यस सर। अरे बाबा सुनो सुनील, आराम से चलाओ प्लीज। ओहो, क्या हुआ है तुम्हें नेहा? तुम्हें तो स्पीड बहुत पसंद थी, अब क्या हुआ? और वैसे भी यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने मुझसे प्यार किया था। और नेहा आज ना हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बिल्कुल पहले की तरह। पर सुनील, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। 2 मिनट, बस 2 मिनट। सामने एक जॉइंट आने वाला है, वहां हम रुकते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके? ओके। एक कॉफी और एक सैंडविच देना। हेलो, ईटीएफ से आयशा कपूर। आपको इसी वक्त ईटीएफ के हेडक्वार्टर्स आना होगा। आपकी भाई की मौत के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, आ जाऊंगा। अभी मैं बाहर हूँ, फ्री होते ही आता हूँ। देखिए जल्द से जल्द आइए, वी वेटिंग।
कितने हुए आपके भाई साहब? आपके हो गए 135 रुपए। ये लीजिए। और भाई साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है, 1000 के खुले हो तो खुले दो। अब इस हाईवे पे मैं खुले कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई साहब 1000 के खुले होते तो मैं आपको देता ना, मना थोड़ी करता। मेरे पास है छुट्टे। कितना हुआ हम दोनों का? जी इनके 135 और आपके 40। काटो। अरे सर आप क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं हम, हमारा फर्ज है सेवा करना। जब दोबारा मिलो तो चुका देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। थैंक यू थैंक सर। यू। हम लोग भी चले? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? गाड़ी खराब हो गई यार। मैकेनिक को कॉल किया लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। आपको तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है सर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जान? फिर तो लेनी ही पड़ेगी भाई, आपकी लिफ्ट। आइए प्लीज आओ। नाश्ता अच्छा था ना यहाँ का? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। सोचो अगर दोबारा ना मिले तो? क्या बोल रहे हैं आप? गाड़ी रोक, ब्रेक लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ, साइड लगा। पर प्रॉब्लम क्या? बंद कर। चाबी दे। ये लो चाबी। करोगे क्या तुम इसका? ये सुनील, सुनील, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करेगा सुनील? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सुनील? और जोर से चिल्लाओ। सुनील, सुनील, सुनील! सुनील उठो प्लीज। हट, हट! ये तो गई, अब तुम हट। तुम लोगों की वजह से सब होता है। 1000 बार कहा है कि तेज मत चलाना गाड़ी। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। गए ना? नहीं चलाते तेज, मैं क्यों मारता? अब मैं चला, आराम से दोनों सफर करो। विक्रम, सागर और सोनिया, ये तीनों हाईवे पर अपनी गाड़ी में जा रहे थे और इन तीनों का वहां कत्ल हो गया। आज से 3 महीने पहले इनकी गाड़ी से तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट भी हुआ था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उन तीनों पर केस चल रहा है, पर लगता है भगवान से ही सब्र नहीं हुआ और अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना उन्होंने सजा सुना दी। भगवान ने या तुमने? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि तीनों कत्ल इसी आदमी ने किए। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और कई बार ये जेल भी जा चुका है। सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। 22 तारीख की रात जब इन तीनों का कत्ल हुआ, उस वक्त तुम कहां थे? सर मैं अपने गैराज में ही था, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। तुम्हारे पास कोई एम्बेसडर गाड़ी है? नहीं सर, मेरे पास कोई कार नहीं। हम गरीब और छोटे लोग हैं, कार रखने जैसे अमीर शौक भला हम कैसे पाल सकते हैं? अलग। मुकेश पर नजर रखनी होगी।
लेकिन इस वक्त हमें कहीं और जाना है। कहाँ पे सर? एक्सप्रेस हाईवे, वहां 2 कत्ल और हुए हैं। लीजा, चेक करो। राइट सर। सर बॉडी का टेम्परेचर देखकर लगता है मौत करीब 3 घंटे पहले हुई होगी। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से ब्रूटली मारा और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पर गोली मारी। सेम पैटर्न। इन दोनों का कत्ल भी उसी ने किया है जिसने इससे पहले उन तीनों लोगों को मारा था। इनकी बॉडीज को लैब भेजो। लीजा, सर ये फुटप्रिंट्स गाड़ी और इस पेड़ के बीच में हो सकता है कातिल के फुटप्रिंट्स हो। इसके मोल्ड बनवा लो। राइट सर। और इस पेड़ के पास जो यूरिन है इसका सैंपल ले लो। ओके सर। और चेक करो अगर किसी ह्यूमन बीइंग का है। अगर है तो हो सकता है कातिल का। ओके सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर सेम रिवॉल्वर से किए गए हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी गाड़ी में उन दोनों के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। कातिल बहुत शातिर है, वो कोई सुराग नहीं छोड़ता। ये दोनों विक्टिम्स भी मुंबई के ही, लेकिन इनका विक्रम, सोनिया और सागर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब वो जो कोई भी कत्ल कर रहा है किसी पर्सनल रीजन से नहीं कर रहा है। लेकिन सर मुझे लगता है कातिल मुकेश नहीं हो सकता। मैंने उसे घर से पता कर लिया है कि दोनों खून के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। छोड़ दो उसे। सर पिछले 6 महीने में उसी हाईवे पर इस तरह के 9 और केसेस हुए हैं। कार में जाते हुए सारे लोगों को एग्जैक्टली इस तरह से मारा गया है और मारने के बाद विंडशील्ड पर स्पीड किल्स का नोट भी लगाया गया है, एग्जैक्टली द सेम वे। सब विक्टिम्स के फोटोज हैं। टोटल नंबर ऑफ विक्टिम्स 17। सारे विक्टिम्स में एक बात कॉमन है, सब के सब कार तेज चलाने के शौकीन थे। मुझे लगता है कातिल ऐसे ही लोगों को निशाना बना रहा है। वो ऐसी गाड़ियों को निशाना बना रहा है जो तेज चलती। जितने भी विक्टिम्स मरे वो सब वो महंगी गाड़ियां चलाते थे, और ऐसी गाड़ियां सिर्फ वही लोग रखते हैं जो गाड़ियां तेज चलाने का शौक रखते हैं। तो उस कातिल को सिर्फ तेज चलने वाली गाड़ियों से नहीं, बल्कि उन गाड़ियों को तेज चलाने वाले इंसानों से भी नफरत है। लेकिन कातिल इन गाड़ियों में बैठने वाले बाकी लोगों को भी तो मार रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उस गाड़ी में जो उनके साथ बैठे वो सब उस स्पीडिंग का हिस्सा है, क्योंकि वो उसे रोकते नहीं गाड़ी तेज चलाने से, इसलिए उन सबको मार रहा है। We're dealing with a very dangerous and sick mind. जब तक पकड़ा ना जाए, न जाने और कितने मासूमों की जान लेगा ये। सर वो एम्बेसडर ओनर्स की लिस्ट रेडी है। मुंबई में और उस हाईवे के आसपास करीब 1250 ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्बेसडर कार्ड्स हैं। बहुत टफ है। इतने सारे लोगों में से किसी एक को पकड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, और वक्त नहीं है हमारे पास। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है सर। अलर्ट इश्यू करवा दो, लोगों में फैला दो। ये किलर है जो महंगी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। लोगों को चेतावनी दी जाती कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए अपनी गाड़ी को ना रोके, किसी पर भरोसा ना करें, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।
शहर के एक्सप्रेस हाईवे पर एक के बाद एक बेरहम हत्याएं हो रही हैं। हम सभी महंगी एसयूवी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि वो अपनी गाड़ी किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए हरगिज ना रोकें। अब आएगा मजा। देखता हूँ कौन बचाता है इन महंगी गाड़ी वालों को मुझसे। इतने सस्ते। बेटा। जी पिताजी। हाँ। पिताजी। हाँ। क्या हुआ पिताजी? हाँ। क्या हुआ आपको? ग्लास गिर गया। ग्लास। मुझे बुला लिया तो पिताजी, आपने खुद क्यों लिया? मुझे समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा, उठा क्यों नहीं लेता। ये भी कोई जीवन है? इस जीवन से तो मौत भली। दोबारा ऐसा मत बोलना पिताजी। मैं किसके लिए जिंदा हूँ? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा, क्यों जीऊंगा? मेरी इतनी फिक्र है तो पूरा दिन बाहर कहाँ रहता है? कल भी पूरा दिन बाहर था। माला के लिए फूल लेने गया था पिताजी। पूरी करना है ना माला। एक बार सारे फूल मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। उस खाली फोटो फ्रेम में फोटो भी लगानी है। तेरा ये पागलपन तुझे बर्बाद कर देगा, देख लेना। पागलपन नहीं है पिताजी, जुनून है मेरा। जुनून है ये, और हर हद तक जायज जुनून है। कुछ नहीं होगा पिताजी मुझे, कुछ नहीं। और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं उस माला के लिए सारे फूल नहीं चुन लेता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं खुद को। एम्बेसडर कार की इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस। सर उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। 180 लोगों से हम बात कर चुके, लेकिन उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था जब वहां एक्सीडेंट हुआ। कोई एक सुराग चाहिए बस, वन क्लू। सर, लास्ट क्राइम सीन से जो यूरिन सैंपल मिला था उसकी लैब रिपोर्ट आ गई। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, इसमें ट्रिटिन नाम के ड्रग के ट्रेसेस मिले। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें विल्सन्स डिसीज हो। ये होता क्या है? इसमें इंसान की बॉडी में कॉपर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से किडनी और ब्रेन दोनों डैमेज हो सकते हैं। आयशा, एक ऐसे इंसान के बारे में पता करो जो एम्बेसडर चलाता है और उसे विल्सन्स डिजीज है। I'll do that. सर सारी खबरों को इन्फॉर्म कर दिया है अलर्ट होने के लिए। कातिल एक बहुत ही पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है छोटू, जिसकी मेकिंग भी अब बंद हो चुकी है। हो सकता है उसने गाड़ी किसी से खरीदी हो लेकिन पेपर्स अपने नाम पे ट्रांसफर ना कराए, या फिर उसने गाड़ी किसी पुरानी गाड़ी वाले डीलर से खरीदी। छोटू एक काम करो, इस शहर में जितने भी लोग स्क्रैप का काम करते हैं या फिर पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनवाओ और उन लोगों से भी चेक करो जिन्होंने अपनी गाड़ियां बेची लेकिन पेपर्स ट्रांसफर नहीं की। अर्जुन, ऐसा एक ही आदमी है जिसे विल्सन डिजीज है और जिसके पास एम्बेसडर कार भी है। कौन है वो? प्रवीण। पिछले 4 महीनों से मैं यूएस में था क्योंकि मेरा बेटा वहीं रहता है, और इनफैक्ट पिछले 2 दिन पहले ही मैं यहाँ वापस आया हूँ। आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। और आपकी इस गैर मौजूदगी में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किसी और ने किया? जी नहीं, मैं अपनी गाड़ी कभी किसी को नहीं देता। मेरी गाड़ी पिछले 4 महीनों से मेरे गैराज में खड़ी हुई है। वो खराब भी हो चुकी है और स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, आप जा सकते हैं। कातिल बहुत शातिर है, उसे विल्सन्स डिजीज तो है लेकिन वो गाड़ी किसी और के इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब? इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग रह गया, विल्सन्स डिजीज।
गया। क्या मिल गया सर? कातिल एक पैटर्न फॉलो करता, हर कत्ल बैंक हॉलिडे के दिन ही हुआ। ये कातिल एक सरकारी मुलाजिम है, इसलिए उसने हर कत्ल बैंक हॉलिडे के दिन किया। आयशा, एक ऐसे सरकारी मुलाजिम के बारे में पता करो जिसे विल्सन्स डिजीज है। राइट सर। राकेश, क्या बात है, गुस्से से घर का सामान क्यों तोड़ रहा है? पिताजी, ये गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक मैं अपनी माला के लिए सारे फूल नहीं चुन लेता ना। ये गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जा बेटे, छोड़ दे ये जिद, अभी भी वक्त है। माला तो बंद कर रहेगी पिताजी, और जो मेरे रास्ते में आएगा ना खत्म कर दूंगा मैं उसको। तेरा ये जुनून कहीं तुझे ले ना डूबे। कोई नहीं रुक सकता, कोई भी नहीं। मैं रोकूंगा उसे, वो अभी तो मेरी पहुंच से दूर है। लेकिन कब तक? सर, इंसान जो भी है बहुत शातिर, अपने आगे बचे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो छोटू, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। हमें बस वो सुराग ढूंढना है। पर अर्जुन, हम पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन उस कोशिश का कोई नतीजा नहीं है साक्षी, कहीं कुछ छूट रहा है। सर, 5 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्हें विल्सन्स डिजीज है। नाम बता दीजिए। मिस्टर सुबोध चोपड़ा, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। मिसेस पैमिला खन्ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। रोहित मोटे, मिनिस्ट्री में काम करता है। शंकर सोलंकी जज है। और राकेश कुकरेटी, सरकारी बैंक में मैनेजर है। राकेश कुकरेती, वर्सोवा ब्रांच, उस ब्रांच में तो मेरा भी अकाउंट है। राकेश कुकरेती ही कातिल है। राकेश कुकरेती क्यों? ये सारे नोट एक लाल इंक वाले फाउंटेन पेन से लिखे गए। ठीक ऐसा ही एक पेन राकेश के पास भी, और उस पेन को इस्तेमाल किया है। अर्जुन, आज तो बैंक हॉलिडे है, इससे पहले वो किसी और की जान ले, हमें उसे पकड़ना होगा। छोटू और साक्षी, तुम राकेश के घर जाओ। ओके। मैं हाईवे के लिए निकलता हूँ। We can't take any chances. Let's go.
ये क्या है? आप लोग? मैं इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल, इमरजेंसी टास्क फोर्स से, और ये साक्षी आनंद। आप? अंकल, हम एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त राकेश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे कुछ बता के नहीं गया। आप है कौन? मैं उसका पिता हूँ। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। बोलो साक्षी। राकेश कुकरेती घर पर नहीं है और उसकी गाड़ी भी कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब वो हाईवे पे ही है, अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले वो किसी और का कत्ल करे, हमें उसे ढूंढना होगा। साक्षी, एक काम करो, छोटू से कहो कि टोल नाके से पता करे कि जितनी भी गाड़ियां मुंबई से उस हाईवे पे आई हैं, क्या उनमें से कोई भी एसयूवी थी। ओके अर्जुन। अंकल, आपका बेटा हाईवे पे चलाने वाले एक्सपेंसिव कार्स वालों को ही क्यों मारता था? उसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? ऐसे ही हाईवे पे एक दिन महंगी गाड़ी चलाने वाले एक अमीरजादे ने हमारा हरा भरा परिवार उजाड़ के रख दिया। पापा जरा फास्ट चलाइए ना, ये हाईवे है। हमारी गाड़ी तो बैलगाड़ी की तरह चलती है। बेटा अच्छा है, स्लो चलना चाहिए। पीछे जो साइन बोर्ड गया उस पे क्या लिखा था बताइए आप? कि धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। हमेशा याद रखना बेटा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सुधा जी, आप भी समझाइए इन बच्चों को, पिंकी सोनू को। क्या कर, हॉस्पिटल ले चले? नहीं यार, इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा था? अरे गाड़ी लिए तेज चलाने को, मुझे क्या पता था लोग सामने से आ जाएंगे यार। एक काम करते हैं, निकल लेते बॉस। चल चल। सोनू, सुधा, सुधा, सोनू, पिताजी, 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 पिताजी। मेरी बहू और 2 पोतों की तो वही मौत हो गई। मेरा हाल तो आप देख ही रहे हो। और ये चाबियां इस तरह से क्यों बांधी गई है? इसका क्या मतलब है अंकल? उसने उस दिन से कसम खाई, जब तक वो उन हत्यारे कार चलाने वालों को मार करके उनके कार के चाबी की माला नहीं बना लेता। हाँ छोटू, बोलो। सर, पता चल गया है, अभी 1 घंटे पहले एक एसयूवी कार मुंबई से हाईवे पे आई। इसका मतलब उसका अगला शिकार वही है। छोटू, एक काम करो, मुझे हाईवे वाले ढाबे पे मिलो। राइट सर। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या?
हाँ, गाड़ी खराब हो गई और बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जाना है। आप लिफ्ट देंगे मुझे? अरे ऑफ कोर्स, मेरा तो फर्ज बनता है। आइए चलिए। थैंक यू सो मच। 1 मिनट बस। गाड़ी रोक, अरे रोक गाड़ी। गोली मत चलाना। महोदय साहब, आज तो नहीं सुनूंगा मैं आपकी। मैंने कहा गन नीचे करो राकेश। मेरी माला का आखिरी फूल है ये। आखिरी बार बोल रहा हूँ, गन नीचे करो राकेश। जो करना हो कर लो, ये गया। राकेश, गन नीचे कर। नहीं करूंगा। गाड़ी धीरे चलाया कर। राकेश जैसे लोग तो अपने किए की सजा भुगतते ही, लेकिन तेज गाड़ी चलाने के कारण हुए एक्सीडेंट्स में कई लोग बिना किसी गलती के बहुत बड़ी सजा भुगतते हैं। स्पीड पल भर के लिए मजा तो देती, लेकिन कई लोगों को बिना किसी बात के बहुत बड़ी सजा देती है। इसीलिए संभाल के। वैसे लिफ्ट के लिए थैंक्स। शुक्रिया। बेटा, ओ बेटा, कहाँ चला गया? जल्दी आना। बहुत सुस्ती छा रही है। जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो मैं तो यहीं लेट जाऊंगी। अरे अब चलो भी भाई, बहुत सुस्ती आ रही है।
गाय चराने निकला था साहब, यहाँ से बदबू आई तो सोचा कोई जानवर मरा होगा। पास जाकर देखा तो एक इंसान का लाश था साहब, ऊपर से पूरी तरह से जला हुआ था। तुमने और कुछ देखा? नहीं साहब। ठीक है, कुछ याद आए तो इन्फॉर्म करना। इट्स अ मेस सर। आई थिंक बहुत करीब 22 से 23 घंटे पहले हुई होगी। सर, कोई लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा होगा कि, मतलब मुझे लगता है कि उसे ये लग रहा होगा कि जलाना ठीक होगा। लीजा। सर। लीसा, ये सर कर क्या रहे हैं? लीजा। सर। छोटू। सर। हमें ऊपर जाना होगा। ये लाश यहाँ नहीं जलाई गई, ऊपर जलाई गई और वहां से लुढ़कते हुए यहाँ तक आई। चलो। जो लाश हमें नीचे मिली थी वो यहाँ होनी चाहिए थी छोटू। तो लाश नीचे तक पहुंची कैसे? भागकर। क्या? जब उस इंसान को जलाया गया वो उस वक्त जिंदा था। छोटू। सर। लीजा को बुला। लीजा। लाश को जलाने के लिए कोई चिता क्यों बनाएगा? चाहता तो उसे गाड़ भी सकता, इससे किसी को कुछ पता ना चलता। लकड़ियां भी बराबर सजाई गई हैं चिता की तरह। इसके पीछे उस कातिल का कोई ना कोई मकसद जरूर है। इन दोनों बॉडीज की रिमेन्स को लैब ले जाओ ऑटोप्सी टेस्ट के लिए। कातिल हमसे कुछ कहना चाहता है। पीली जमीन सिर्फ चिता के आसपास, लेकिन बाकी सारी जमीन सूखी। चिता के आसपास पैरों के निशान चेक करो। चिता से उड़कर आया होगा। छोड़ो, पूरे एरिया को अच्छी तरह सर्च करो। उन दोनों लाशों की रिमेन्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक गलती होगी। I mean, कातिल को लगा होगा कि आदमी मर चुका है, इसीलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने आग लगाई और वहां से चला गया। सर, उन दोनों को जिंदा जलाया गया था और जो बॉडी हमें वहां मिली वो 50 साल की लेडी की थी। पहले उसे ड्रग किया गया, फिर जला दिया गया। 50 साल की औरत के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? और दूसरी लाश? वो 30-35 साल के आदमी की है। डीएनए टेस्ट के हिसाब से वो औरत उसकी माँ है। बॉडी पे किसी तरह के चोट के निशान? सर, बॉडीज इतनी ज्यादा जली हुई हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है, पर उस आदमी के चेहरे पे शायद वार किया गया था। जब चिता जलाते तो सर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते हैं। एक कातिल जो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, वो सर और पैर की दिशा का ध्यान क्यों रखेगा? उसने इनका दाह संस्कार किया है जिंदा। ऐसा इंसिडेंट शायद पहले भी हो चुका है, याद नहीं आ रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। मिल गया। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसी चिताएं मिली थी, वो भी अलग अलग जगहों पर। एक जंगल में आग लगी थी और जब उसे बुझाया गया तो 2 बॉडीज मिली। लगा कि आग उन्हीं की वजह से लगी होगी, इसलिए आसपास की जमीन गीली थी। जिससे आग ना फैले। ये सब भी चिताएं, लकड़ियां एकदम चिता की तरह सजाई गई और सर एक ही दिशा में। इट्स अ वर्क ऑफ अ सीरियल किलर। सब कुछ कायदे से किया गया। इस चादर से लाशों को ढका गया। सर, मुझे लगता है ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर आई से किसी अंधविश्वास का हिस्सा। हो सकता है कातिल ने जलाने से पहले उसके चेहरे पे वार किया, गुस्से में उसको बहुत ब्रूटली मारा और उसके बाद जलाया। लेकिन इन 3 सालों में ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ ही नहीं। कातिल ने यूपी का वो गांव छोड़ दिया और अब वो यहाँ है और वही काम वो फिर से दोहरा रहा है। He's dangerous। और इससे पहले वो अपना आतंक और मचाए, उसे पकड़ना होगा। We have to hunt him down। इसलिए पूरे एरिया को सर्च करो और सबसे पहले आउटस्कर्ट से स्टार्ट करो। साक्षी, प्रेस में भी ये न्यूज भेज दो कि अगर किसी को लवारिस चिताएं मिली तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। ओके अर्जुन। बट मेक श्योर इट डजंट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ पैनिक। यू राइट सर। लोग अखबार पढ़ के शायद कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड से चेक करो कि आखिर ये माँ बेटे थे कौन। ओके। पिछले 3 केसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड चेक क्या मरने वाले आपस में रिलेटेड थे। छोड़ू, जहां ये दोनों चिताएं मिली उसके आसपास के गांव वालों से पता करो क्या उन गांव वालों में से किसी ने भी इन दोनों को वहां देखा था, और अगर हाँ तो क्या इन दोनों के साथ वहां किसी और को भी देखा था। सर, शहर की सारी आउटस्कर्ट छान मारी, शहर की दूसरी तरफ से 2 और चिताएं मिली है, लेकिन सर इन लाशों के हड्डियों के सिवा सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। सर, चिताएं तो जल गई लेकिन अस्थि की फूल लेने सर यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। सर, मुझे लगता है ये काम उसी कातिल का है। सर, 1 मिनट। सर, बोलो छोटू। सेम किलर है। यहाँ पे एक पत्थर पर जमा हुआ खून है। हो सकता है उसी कातिल का काम हो छोटू। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। लीव नो प्लेस। राइट सर।
वाह माधव, खाना तो बहुत बढ़िया बनाते हो और घर भी अच्छा बना रखा है। तुम्हें बीवी की क्या जरूरत है? क्यों भैया, बीवी का सिर्फ खाना पकाने के लिए होती है? अरे नहीं नहीं, फायदे तो और भी हैं, लेकिन मेरी बात मान, तो बिना बीवी के जब तक गुजारा हो बहुत बढ़िया है। सर पका डालती हैं ये बीवियां, कब आओगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अरे दिन रात फरमाइशें। और जब बच्चा हो जाए तो अरे अब बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मेरे ससुर ने मुझे गाड़ी देनी थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा भाई अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी दे सकते हो, बड़ी नहीं छोटी गाड़ी दे देना। बड़ी क्या गाड़ी, अब तो पैसे तक नहीं मिले अभी तक मुझे, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। कब तक ये फरमाइशें पूरी करूंगा मैं? अच्छा तो एक बात बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे तो हाँ भाभी। माधव, सुनील और मम्मी जी कहाँ हैं? उनका ना कोई पता है ना कोई ठिकाना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो दोनों मेरे पीठ पीछे कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। भाभी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? माधव, अपने दोस्त की करतूतों पे पर्दा डालना बंद करो और चुपचाप ये बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं। अगर नहीं भी बताओगे तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन दोनों का खून कर दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। भाभी मैं आपसे वहां आके बात करता हूँ, है ना? ठीक है। हाँ भाई, कौन सी भाभी से बात कर रहा है? वो मेरी जान पहचान में एक भाभी हैं, उनसे बात कर रहा था। तू खड़ा क्यों हो गया? रुक जा, मैं खाना नहीं, मेरा हो गया, खाना हो गया, फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से किसी ने उन्हें यहाँ ना देखा? इसका मतलब वो यहाँ के थे ही नहीं। लेकिन अगर उन्हें बाहर से यहाँ लाया गया था, वो भी किडनैप करके, तो यहाँ कोई ना कोई गाड़ी जरूर होती। लेकिन इनमें से किसी ने यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं देखी। इसका मतलब वो सब यहाँ अपनी मर्जी से आए थे। सुनो, यहाँ सबसे पास बस स्टॉप कितनी दूर है? बस स्टॉप? वो तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है सर। और यहाँ तक पहुँचने का कोई और जरिया? नहीं सर, यहाँ तक पहुँचने का और कोई जरिया नहीं है। आपको बस से ही आना पड़ेगा और रेलवे यहाँ आसपास आती नहीं है। रेलवे स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक आने के लिए आपको वहाँ से भी बस ही लेनी पड़ेगी सर। चलो। एक औरत और उसके लड़के को इसी स्टॉप पर उतारा था साहब, और उनके साथ कोई नहीं था। इनके बारे में और कुछ याद है? हाँ साहब, वो बुढ़िया बहुत पकाऊ थी, बहुत बकबक करती थी, हर आधे घंटे के बाद अपना छुट्टा मांगने लगती थी, जबकि मैं उससे पहले कह चुका था कि उतरने से पहले दे दूंगा। कहिए माँ जी, कहाँ जाना है? भारवाड़ी। 50 रुपए। छुट्टे मैं थोड़ी देर में देता हूँ आपको। आपका टिकट हो गया? रुको रुको, सुनील बेटा, तेरे पास छुट्टे पैसे हो तो दे देना इसको। नहीं माँ जी, मेरे पास भी नहीं है। हाथ तेरे की। ओ कंडक्टर भैया, छुट्टे पैसे मिले कि नहीं? अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपके स्टॉप आने से पहले मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक है। यहीं पे उतारा था? हाँ साहब, यहीं पर उतारा था, और उसने कहा था मुझसे कि स्टॉप आ जाए तो मुझे बता देना। आइए माँ जी, आपका स्टॉप आ गया। चल बेटा। हाँ माँ जी। 3 4 5 और ये रहे आपके बाकी के 50 रुपए।
नारायण गांव से चढ़े थे साहब वो लोग। और कितनी दूर है नारायण गांव यहाँ से? और लगभग 3 घंटे का रास्ता है साहब। आपको उनमें से किसी के नाम याद है? और हाँ साहब, वो बुढ़िया अपने बेटे को सुनील सुनील कह के बुलाती थी। सुनील बेटा, याद रखना इसको हमारे छुट्टे पैसे वापस करने हैं। माँ दे देगा थोड़ी देर में। हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी उनका स्केच बनवाने के लिए। जी साहब। हाँ छोटू बोलो। सर, एक बूढ़े किसान ने आसमान छवि फोटो देखकर पुलिस को यह बयान दिया है कि उसे अपने खेत में कुछ ऐसी चिताएं मिली थी। और कहाँ है उसका खेत? जमीन को लेके झगड़ा चल रहा था बहुत दिनों से। हमें लगा हमारे दुश्मन कुछ जादू टोना कर रहे हैं। हमने पंडित बुला के शुद्धि की पूजा भी करवाई और अस्थियों को पूरी श्रद्धा से चुनकर कलश में रख दिया। पंडित जी ने जो तिथि बताई थी उसी तिथि को हम उनका विसर्जन करने वाले थे। यहाँ खून से सना हुआ कोई पत्थर भी मिला था? हाँ साहब, हमें मिला था। सर, वो तो हमने फेंक दिया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर अपने हाथों से हटाया था उसे। छोटू सर, इन्हें ऑटोप्सी के लिए भेजो। क्या तुमने कभी अपने खेत के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा है? थोड़े दिन पहले हमारा बेटा चक्कर लगाने गया था तो एक आदमी को झाड़ियों में छुपा हुआ देखा था। कौन था वो? अब वो पता नहीं साहब, लेकिन उसके हाथों में कुल्हाड़ी था। कुछ तो देखा होगा, मतलब उसकी हाइट, उसकी उम्र, कुछ तो पता होगा। मैंने भी उससे यही पूछा था साहब। उसने बताया कि उसका चेहरा देखने से पहले ही वो भाग गया। उसने आवाज भी दी थी लेकिन वो रुका नहीं। साहब, मेरे दुश्मनों ने जरूर हमारे जमीन के पेड़ को काटने के लिए उसे भेजा होगा। बस इतना बताया कि वो 20-25 साल का रहा होगा। बहुत तेजी से भागा था साहब, तो कुछ दिखा ही नहीं। वही होगा, लकड़ी इकट्ठी कर रहा होगा। हो सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी सिर्फ आपका खेत ही जलाने आया था। क्या आपके गांव में इस तरह का वाकया कभी किसी ने देखा या सुना? नहीं साहब, हमारे गांव में पहले इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। हमारी जमीन पर चिता जलते देखकर तो मैं खुद हैरान हो गया साहब। हमारे खेतों में चिता कौन जला सकता है? यही तो जानने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। अभी आप जा सकते हैं, लेकिन शायद आपसे सवालात करने की एक बार फिर से जरूरत हो, तो आपको बुला लिया जाएगा। जी सर। हम कुछ मिस कर रहे हैं। कुछ सामने है पर नजर नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। यूपी में 3 जगह चिताएं मिली थी, जिसमें से सिर्फ एक जगह की शिनाख्त हो पाई है। 52 साल की एक औरत और उसका बेटा। उस औरत के नाक में एक डायमंड की नथ थी, जिससे उसकी पहचान हो पाई है। और इंटरेस्टिंगली ये पता चला है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी थी। For what? डाउरी, दहेज। उस केस का कुछ हुआ? पुलिस को उसके ऊपर शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। अर्जुन, इज इट पॉसिबल कि कातिल कोई औरत हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस औरत की बहू? सर, ये दोनों भी माँ बेटे थे। कातिल जो भी है वो किसी तरह का बदला ले रहा है। इस बात का ध्यान रखता है कि ना तो उसे उनके आसपास कोई देखे और ना ही कोई पहचाने। शायद वो विक्टिम्स को जानता है, इसलिए विक्टिम्स उस पर शक भी नहीं करते। सुनील और उसकी माँ ने कंडक्टर से कहा था कि जब बस स्टॉप आ जाए
तो उन्हें बता दे। जब हमारा बस स्टॉप आएगा तो हमें बता देना। हाँ माँ जी, बता दूंगा। इसका मतलब वो उस जगह पहली बार आ रहे थे। राइट, वो किसी से मिलने गए होंगे जिसने उन्हें उस बस स्टॉप पे उतरने के लिए कहा होगा। अब अगर उस आदमी को किसी ने देखा ही नहीं तो इसका मतलब वो आदमी उन्हें बस स्टॉप पे मिला होगा। वहां से इन दोनों को जंगल के अंदर ले जाकर बेरहमी से मार दिया। हो सकता है वो उन्हें जबरदस्ती जंगल में लेकर गया होगा। मुझे वहां पर बस का हॉर्न सुनाई दिया, जबकि सबसे नजदीकी बस स्टॉप वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे। इतना सन्नाटा है उस एरिया में कि अगर कुछ दिखाई ना भी दे तो भी सुनाई तो जरूर देगा। एक ऐसी औरत जो कंडक्टर से सारी रास्ते लड़ती आई अपने छुट्टे पैसे के लिए, अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो वो चिल्लाएगी नहीं। अगर उसने शोर मचाया होता तो एटलीस्ट कोई तो सुनता। इसका मतलब उन पे कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। एब्सोल्युटली। इन दोनों को किसी ऐसे इंसान ने मारा है जो इन्हें अच्छी तरह जानता था। पहले धोखे से इन्हें ड्रग किया और फिर जिंदा जला दिया। हाँ छोटू बोलो। सर, सुनील की बीवी मिल गई, लेकिन सर एक अजीब बात पता चली है। सुनील और उसकी मां गायब होने के बाद भी उसने कोई भी मिसिंग पर्संस रिपोर्ट नहीं फाइल की है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। निठल्ला था साहब, ना कुछ करता था ना धरता था। दुकान और घर दोनों मैं ही संभालती थी। तुम्हारी सास? कड़वी। उन दोनों ने मुझे दहेज के लिए बहुत सताया। मर गए, अच्छा हुआ, पीछा तो छूटा। तुम्हारे पति और तुम्हारी सास पिछले 3 दिन से गायब है और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया, क्यों? उन दोनों ने तो बड़े आराम से मुझे मेरे मायके भेज दिया था, पर मुझे पता था कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। शायद सुनील मेरे पीछे दूसरा ब्याह रचाना चाहते थे ताकि दोबारा से दहेज मांग सके। मैंने सुनील के दोस्त माधव को भी फोन किया था कि अगर वो कुछ जानता है तो मुझे बता दे, पर माधव झूठ नहीं बोलता। और सुनील पर मैं रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती थी। दोनों बहुत ही लालची थे। मेरे पिताजी से 10 लाख की मांग की थी। जैसे तैसे करके मेरे पिताजी ने दे भी दिए थे, फिर भी उनकी मांग कम नहीं हुई। दहेज मांगने वालों की मांग कभी कम भी नहीं होती, बस लड़की वाले लुट जाते हैं, मांगे खत्म नहीं होती। सुनील को घर बैठे बैठाए पैसे आने लगे थे और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर पैसे आने बंद हुए तो वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लेगा। और मैं जानती थी कि सुनील ऐसा कर सकता है। फिर तुम वापस अचानक कैसे आ गई? मैं ये सोचकर वापस आई कि वो दोनों चाहे कुछ भी कर लें, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और जब मैं लौट कर आई तो वो डिब्बा जिसमें मेरी सास अपने गहने और पैसे रखती थी, वो डिब्बा वहां से गायब था। तब मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। तब मैंने निश्चित किया कि जब वो दोनों वापस आएंगे मैं उनका सामना करूंगी, पर वो दोनों मर जाएंगे ये नहीं सोचा था। और इसलिए मैंने पुलिस थाने जाके कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। घी कौन सा इस्तेमाल करती हो तुम? घी तो इतना होता ही नहीं था साहब। वैसे भी मेरी सास का हाथ बहुत तंग था, तो जब कभी होता था घर पे ही बनाते थे। दुकान पे तो घी बेचती होगी ना? हाँ, पर अभी खत्म है। ठीक है, लेकिन हमारी इजाजत के बिना तुम इस शहर से कहीं नहीं जाओगी। छोड़ू सर, इस माधव के बारे में पता करो। सर, वो घी का इस केस से क्या ताल्लुकात है? अगली बार जो केस सॉल्व करना चाहते हो छोटू, उसकी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ा करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जलाने के लिए उस कातिल ने केरोसिन और घी का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब कत्ल के लिए घी और केरोसिन का सप्लाई चाहिए, और किरण की तो पूरी की पूरी दुकान है। चलो अच्छा है, कम से कम 2 और 2 4 होते हैं, इतना तो पता है। वैसे वो लगती भी कितनी अजीब है। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। छोटू, दिमाग पे इतना जोर भी मत डालो। मैंने ये नहीं कहा कि वो कातिल है,
उसने हमें सब कुछ सच सच बताया, वो भी बिना डरे। इससे एक बात तो साफ है कि वो फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, और सीरियल किलर्स इमोशनली बहुत वीक होते हैं। किरण के घर से कुछ पता चला? हाँ अर्जुन, मैंने पता किया है। किरण 3 दिन तक वहीं थी, अपने मायके में। उसका घर और उसके मायके के बीच में सिर्फ 2 घंटों की दूरी है। उसने उसके पड़ोसियों को फोन किया था जब उन दोनों की कोई खबर नहीं आई, और उत्तर प्रदेश तो वो कभी गई ही नहीं। मैंने नारायण गांव से मिसिंग लोगों की लिस्ट चेक की है, उसमें से दुर्गा देवी और उसका बेटा दोनों ही मिसिंग है। अर्जुन, वो दोनों घर से बाहर तब गए जब उनकी बहू घर पर नहीं थी, और किसी को कुछ भी नहीं पता। अर्जुन, मरने वाले माँ और बेटे थे, और कोई चीज कॉमन ही नहीं थी। दहेज लेना भी तो कॉमन था। आई थिंक अर्जुन यू आर राइट। मुझे यही लगता है कि कातिल उन लोगों को ही मार रहा है जो डाउरी लेते थे। मे बी उसे दहेज की प्रथा ठीक नहीं लगती थी, लेकिन लोगों को इतना ब्रूटली मारना। हो सकता है इस प्रथा की वजह से उसने किसी अपने को खोया, अपनी माँ को या शायद अपनी बहन को। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज तो कॉमन है, वो है डाउरी। कातिल नारायण गांव में अपने अगले शिकार की तलाश में। इससे पहले वो उसे ढूंढ के मारे, हमें उसे पकड़ना होगा। दुर्गा देवी के घर से जो डीएनए सैंपल लिए थे, उनको इस लाश के साथ मिलाओ। हेलो। ओके सर, माधव का पता चल गया है। सर ये हॉस्पिटल है जहां माधव काम करता है। इन्वेंटरी में इतनी बड़ी गलती कैसे माधव? जी मैं वो बहुत उदास था, इसलिए ये भी गलती हो गई। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन इस तरह की गलतियाँ ये ठीक नहीं है। रोज कुछ ना कुछ गायब होता रहता है। कागज के लिए ब्लू बिन और कॉटन और बैंडेज के लिए वाई बिन, मालूम है ना? जी मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। चलो ध्यान रखना। सर ये है माधव और ये है एसीपी अर्जुन राउते। जी नमस्ते। तुम सुनील से आखिरी बार कब मिले थे? यही कुछ 4 दिन पहले, उसके बाद नहीं हुई। वैसे हम मिलते रहते हैं। मैं अपने घर का सामान उसकी दुकान से ही खरीदता हूँ। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। सुनील का उसकी बीवी के साथ कैसा संबंध था, और क्या उसने कभी भी तुमसे दूसरी शादी की बात की? जी उनके संबंध कुछ खास ठीक नहीं थे, लेकिन दूसरी शादी के बारे में कभी मुझसे बात नहीं की उन्होंने। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? नारायण गांव में 2 साल हो गए, और उससे पहले 3 साल हरियाणा में। और वहाँ क्या कर रहे थे? यही काम, प्राइवेट नर्सिंग होम में। जब सुनील का कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मेरी सुबह की ड्यूटी लगी हुई थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दवाई खरीद के मैं घर जाके सो गया था। तुम्हें किसी पे शक? भाभी ने कहा था कि सुनील के पास कुछ पैसे और जेवर थे, शायद उसी वजह से किसी ने मारा हो उन्हें। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत शायद फिर पड़े, इसलिए हमारी इजाजत के बिना शहर से कहीं मत जाना। सर ये कातिल बहुत शातिर है, कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। कितना ही शातिर क्यों ना हो छोटू, जरूर पकड़ा जाएगा। बस एक सुराग की तलाश है। नारायण गांव से जो औरत गायब हुई, दुर्गा देवी, उसका डीएनए और यूआरएन विक्टिम से मैच करता है। ये आदमी हर काम सोच समझ के करता है, कोई गलती नहीं। चिता सजाते वक्त आसपास की जमीन को गीला करता है और ध्यान रखता है कहीं कोई पैरों का निशान ना छपे। एवरीथिंग इज परफेक्ट। एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। कातिल ने गलती की है, पर इसे पता भी नहीं है क्या। छोटू सर,
इस दुर्गा देवी की बहू को ढूंढो जल्द से जल्द। राइट सर। अर्जुन, अगर तुम समझ गए कि कातिल कौन है तो बताते क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है साक्षी। अरे फिर भी बताओ ना। जानना चाहती हो तो चलो। चल एक बात बता, बात तो पक्की है ना, काम हो जाएगा ना? हाँ, काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चल ठीक है, तेरे पे विश्वास है भाई। काम हो जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई। सुनील के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने। हमें एक सुराग हाथ लगा है, इसलिए इतना लेट आना। कौन है ये? एसीपी अर्जुन राउत, इमरजेंसी टास्क फोर्स। एक्चुअली माधव के बहुत ही करीबी दोस्त सुनील और उसकी मां का बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है। उन्हें किसी ने जिंदा जला दिया। इतना क्रूर और बेरहमी से कौन मार सकता है, उसे ही पता लगा रहे। माधव सुनील का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए इस केस में हमारी आखिरी उम्मीद है वो, इसलिए कुछ सवाल पूछने चला है। हाँ साक्षी बोलो। अर्जुन, सारे रिकॉर्ड्स गलत है। कोई भी क्रॉस चेकिंग के टाइम मैच नहीं करता। और हाँ, हरियाणा में उस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। ये सुनील कौन है? हाँ वो मैं जानता हूँ उसे। एक गिलास पानी मिलेगा? जी। पानी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। एक मिनट, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ हो गई है। तो क्या तुमने कभी अपनी बीवी से दहेज की मांग की? ये कैसा सवाल हुआ? मैंने कोई दहेज नहीं मांगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि कातिल उन्हीं लड़कों को और उनकी मां को निशाना बना रहा है जिन्होंने कभी अपनी बहू से या बहू के घर वालों से दहेज की मांग की। बहुत ही शातिर कातिल है, सब कुछ विधि पूर्वक करता है। चिता सजाता है, चिता पे लाश को सफेद चादर में लपेट के सही दिशा में लेटाता है और उसके बाद विधि पूर्वक ही घी तक का इस्तेमाल भी करता है। सुनील और उसकी मां को भी इस कातिल ने ठीक ऐसे ही मारा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कातिल ने आखिर उन दोनों को ऐसा क्या कहा था कि वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पे जाने को राजी हो गए। क्यों माधव, क्या बोलते हो? मुझे घी के पैकेट का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था जो शायद आग से उड़ के वहां पहुंच गया था। उसके बाद मैं उसके पूरे पैकेट की तलाश में था, जो मुझे तुम्हारे इस किचन में मिला। और तुमने हमसे कहा था कि तुम हरियाणा में काम करते हो। झूठ बोला था तुमने, क्योंकि उस नाम का ऐसा कोई नर्सिंग होम ही नहीं है वहां। तुम इससे पहले उत्तर प्रदेश में थे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ माधव। उसे छोड़ दो माधव। अपनी बंदूक फेंक दो, वरना मैं इस लालची कुत्ते को मार दूंगा।
हाँ, मैंने ही उन सबको मारा था और इसको भी मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इस कुत्ते को। वैसे भी मैं इसको मारने ही वाला था, लेकिन तुम बीच में आ गए। अगर तुम इसकी खैरियत चाहते हो तो बंदूक फेंक दो। आगे का हर रास्ता बंद है माधव, ये कहानी यहीं खत्म होगी। फेंक दो कुल्हाड़ी। नहीं, तुम बंदूक फेंक दो, वरना सच कह रहा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। रुको। अब उसे जाने दो माधव, छोड़ दो उसे। पीछे हट जा, वरना मार दूंगा इसको। माधव रुक जाओ। मार दो मुझे, मार दो, वरना मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको जला दूंगा। जिस तरह उन्होंने मेरी बहन को जलाया था, मेरी आंखों के सामने। मैं 10 साल का था, कुछ भी नहीं कर पाया। मार मार के उसका मुंह तोड़ दिया। नहीं आएगी, ये दहेज नहीं आएगी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर हम कुछ नहीं कर पाए। और फिर उसकी मां ने माचिस की तीली फेंक कर उसे आग लगा दी। और वो दोनों वहां खड़े देखते रहे। अपनी आंखों के सामने उसे भस्म होते हुए देखा मैंने। उसके लालची पति, उसकी लालची मां ने कह दिया कि हादसा था। मेरे पिताजी ने उनको सब कुछ दे दिया, सब कुछ। कुछ नहीं बचा था उनके पास, कुछ भी नहीं। उन्हें जिंदगी भर अफसोस रह गया कि वो अपनी बेटी का दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। कुछ खत्म हो चुका था, राख हो चुकी थी वो, राख। अपनी बहन की आत्मा को शांति देने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास, सिवाय मौत के और कोई प्रायश्चित नहीं था उनके लिए। नहीं तो बस उनको सिर्फ मौका दिया प्रायश्चित करने का, बस सिर्फ मौका। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे।
थैंक यू साहब, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मर ही जाता। माधव ने मुझे एक मंदिर के बारे में कहा था कि मेरी माँ अगर वहाँ चढ़ावा चढ़ाएगी तो मेरी तनख्वाह चौगुनी हो जाएगी, वो भी 3 दिन में। तो इसके बारे में उसने कहा था कि मेरी पत्नी को मत बताना, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। मैंने तो जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था साहब। उसने कहा था कि चाचा ने भी ये चढ़ावा चढ़ाया था, हो सकता है कि सुनील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, शायद इसीलिए आज उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। तुम्हारी जान तो बच गई आनंद, लेकिन जो सीख तुम्हें आज मिली है उसे कभी मत भूलना। दहेज मांगना ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, ना दहेज लेना और ना दहेज देना। ठीक है साहब। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।